नमस्कार। कार्यक्रम साहित्य जगत में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों कहते हैं कि साहित्य समय का दस्तावेज है, तो जाहिर सी बात है कि साहित्यकार इस दस्तावेज का रचयिता भी है और संरक्षक भी। आज हम इस कार्यक्रम में आपको ऐसे ही एक साहित्यकार से मिलवाने वाले हैं। आप रूबरू होंगे उनसे भी और उनकी रचनाओं से भी। आप हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। आप बस्तर के आदिवासी समाज की वाणी भी हैं और उनकी हुंकार भी हैं। आप उनकी दृष्टि भी हैं और उनका दृष्टिकोण भी आप हैं। पेशे से आप कृषक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, आप व्यापारी भी हैं, आप अर्थशास्त्री भी हैं, और सबसे बड़ी खूबी है इनकी कि ये एक बेहतरीन इंसान हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाएं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी से, जिन्होंने साहित्य के जरिए आज न केवल बस्तर की पहचान अपने देश में बल्कि विश्व पटल पर अंकित की है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। राजाराम जी, सबसे पहला जो मन में प्रश्न है वो ये कि जो प्रेरणा है आपको अपनी रचना के लिए, ये आपको कहाँ से मिलती है? क्या बस्तर की प्रकृति से, या फिर यहाँ के लोक जीवन से, या फिर आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव से? देखिए, मैं बस्तर के बेहद पिछड़े गांव में जी, प्रकृति की गोद में बसे गांव में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा, और प्रकृति से मेरा जुड़ाव एकदम जड़ों से रहा है। वैसे भी मेरा मानना है कि प्रकृति इतनी विराट है और मनुष्य उसका एक बहुत छोटा सा भाग है। हमने जो कुछ भी हम में अच्छा है, बेहतर है, खूबसूरत है, वो प्रकृति से ही लिया है। तो मेरी मूल प्रेरणा प्रकृति है। क्या बात है। और आपकी सादगी, आपका बड़प्पन ये है कि आप अपनी हर उपलब्धि के लिए प्रकृति को श्रेय देते हैं। ऐसा ही एक श्रेय आपने अभी हाल ही में दिया है, जब आपको बस्तर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके लिए भी आपको तमाम दर्शकों की ओर से, दूरदर्शन जगदलपुर की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह अवार्ड जो भी मुझे मिलते हैं, मुझे लगता है बस्तर की माटी, यहाँ के मेरे आदिवासी परिवार भाई जो मेरे साथ जुड़े हैं, इन सब का ही है। मैं तो केवल एक चेहरा हूँ, सामने हूँ इसलिए मैं दिखता हूँ, लेकिन वास्तव में ये जितने भी अवार्ड हैं, रिवार्ड हैं, सब उन्हीं का ही है। जी, अच्छा, ये बताइए कि प्रकृति हो या संस्कृति, इसका संरक्षण कितना ज़रूरी है, और क्या साहित्य इसके संरक्षण में एक सशक्त भूमिका निभा पाता है, निभा रहा है, अगर हम बस्तर के संदर्भ में बात करें? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रकृति का संरक्षण मानव जाति के संरक्षण के लिए जरूरी है। अगर पृथ्वी को जिस तरह से हम लोगों ने अंधाधुंध विकास के अपने दौड़ में धरती को प्रदूषित कर दिया, जी, रासायनिक खाद और जहरीली दवाइयाँ डाल के जल को प्रदूषित कर दिया, तरह तरह के औद्योगिक कचरे से लेके कौन सा ऐसा जहर है जो जल में अब नहीं मिल रहा है। हवा को प्रदूषित कर दिया कि सांस लेना भी भारी हो गया। तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस जो प्रकृति ने हमें स्वस्थ निर्मल ब्लू प्लेनेट दिया था, पृथ्वी दी थी, वो उसे दिनों दिन हम रहने योग्य नहीं बना रहे हैं। मेरा मानना है, जैसे अभी हम लोग मंगल ग्रह की यात्रा पे गए थे ना जी, तो लोग पूछ रहे हैं, बड़ा सवाल है वैज्ञानिकों में कि मंगल ग्रह में कोई जीवन है या नहीं। मैं कहता हूँ निश्चित रूप से नहीं है जीवन। अगर वहाँ कुछ होते, वहाँ लोग होते, जीवन होता, तो हमें डंडा लेके दौड़ाते कि तुमने अपनी पृथ्वी तो नष्ट कर दी, वहाँ अब पृथ्वी को रहने काबिल नहीं बना छोड़ा, और अब हमारा मंगल ग्रह भी बर्बाद करने आ गए हो। तो प्रकृति का संरक्षण बेहद जरूरी है, और साहित्य रास्ता दिखाता है। साहित्य वो मशाल है जो समाज के आगे चलती है, और प्रकृति संरक्षण का मूल मेरा मानना है, चाहे वाल्मीकि के रामायण से उठा लीजिए कोई भी साहित्य, आप मूल में पाओगे, मूल संदेश में प्रकृति का, धरती का, जल का, पेड़ों का, पहाड़ों का, इन सब का संरक्षण है। सबको देवता बना के हम लोग रखे हैं, सो देख कि हम उन्हें नॉट टचेबल, उनको हम संरक्षित करें। जी जी। देखिए, संरक्षण की बात आपने की है, और आपने कहा कि साहित्य वो मशाल है जो इस दिशा में जो है लोगों को मार्गदर्शन करती है लोगों का। तो ऐसी कोई कविता इस पड़ाव में हम चाहेंगे जो प्रकृति से जुड़ी हो और हमारे सभी सुनने वाले के मन में प्रकृति के प्रति अनुराग उत्पन्न कर पाए। वो अभिमन्यु भाई, मेरी यूँ तो सारी कविताएं जो हैं प्रकृति से और बस्तर से जुड़ी रहती हैं। जी, मेरी एक कविता ही है कि ये बस्तर पर क्यों लिखता है, क्योंकि मेरी जो किताबें भी हैं ना, मैं बस्तर बोल रहा हूँ, बस्तर बोलता भी है, यस बस्तर इज स्पीकिंग, मी आदिवासी बोल, तो ये सारी किताबें बस्तर पे हैं। तो मैं एक बहुत छोटी सी कविता, चूँकि मेरी कविताएं बहुत छोटी होती हैं,
लेकिन संदेश, लेकिन अर्थ बड़ा होता है उनका। हाँ, ये समझने वाले पे है। तो देखिए, सबसे छोटी चिड़िया होती गौरैया। जी। तो मेरे मुंडेर पर, कविता का शीर्षक है मेरे मुंडेर पर। मेरे मुंडेर पर। जी। मेरे मुंडेर फिर आई गौरैया बड़े दिनों के बाद। क्या बात है। मेरे मुंडेर फिर आई गौरैया बड़े दिनों के बाद, सौगातें ले आई गौरैया बड़े दिनों के बाद। रात घनेरी हार के लौटी, रात घनेरी हार के लौटी, सूरज भैया काम पे लौटे, सुबह संदेशा लाई गौरैया बड़े दिनों के बाद। बहुत सुंदर। और संदेशा क्या लाई? जी। अब ना कोई भूखा रहेगा, ना होगा अब कोई उदास। अब ना कोई भूखा रहेगा, ना होगा अब कोई उदास। दाना चोंच भर लाई गौरैया। एक दाना लाई है, लेकिन देखिए उसके साथ उम्मीदें ले आई। उम्मीदें कितनी बड़ी हैं। दाना चोंच भर लाई गौरैया बड़े दिनों के बाद। सन्नाटों के पर्दे हट गए, सन्नाटों के पर्दे हट गए, उदासियों के बादल छट गए। चू चू चींची दिया सुनाई बड़े दिनों के बाद। बहुत सुंदर। चू चू चींची दिया सुनाई बड़े दिनों के बाद। मेरे मुंडेर फिर आई गौरैया बड़े दिनों के बाद। बहुत सुंदर आपकी कविता। और गौरैया पे ही क्यों लिखा? गौरैया इन दिनों विलुप्त होने के कगार पर है। जी हाँ। हमारी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे हमारे कारणों से गौरैया इस समय विलुप्त प्राय पक्षी में घोषित कर दिया गया है, और सचमुच गौरैया देखना बड़ा कठिन हो गया। लेकिन एक समय ऐसा लगता था जब हम छोटे थे कि गौरैया और हमारा जीवन शायद एक दूसरे से इतने घनिष्ठ हैं कि बंधे हुए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे पास गौरैया ना हो। बेशक। जी हाँ। तो ये बहुत ही सुंदर कविता, छोटी है लेकिन बड़ा गहरा अर्थ है इसमें, और एक कहना चाहिए व्यापक दृष्टिकोण दे सकती है ये लोगों को। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि परंपरा की बात करें हम या आधुनिकता की, तो आपके साहित्य में हमने देखा है कि दोनों हैं, कि बस्तर की परंपराएं भी हैं और एक आधुनिकता की बात भी आप कर रहे हैं। तो ये समन्वय कैसे आप स्थापित करते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं बस्तर में पैदा बड़ा हुआ जी। मेरी शिक्षा दीक्षा भी हुई, लेकिन मैं करीब 40 से ज़्यादा देश घूमा, तो मैंने विकास के कई आयाम भी देखे। तो मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ हो उसके दो पहलू होते हैं। जी। जैसे बस्तर की अगर बात करें तो पहली नज़र में लोग कहते हैं भाई बस्तर पिछड़ा है, लेकिन मेरा मानना है बस्तर का आदिवासी समाज एक बहुत विकसित समाज है। अनुशासन के दृष्टिकोण से देख लीजिए आप, पर्यावरण की रक्षा के दृष्टिकोण से उनको देख लीजिए, उनकी उनकी जीवन शैली देख लीजिए। आज ज़रूरत है कि हम उनकी जीवन शैली की ओर लौटें कि किस तरह से बिना धरती को नुकसान पहुंचाए, बिना पेड़ों को नुकसान पहुंचाए, पेड़ों को अपना गोत्र बना के, देवता बना के, बिना जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाए, बिना प्रदूषित किए कैसे जीवन जिया जा सकता है जंगल को बचाते हुए। तो मेरा मानना है कि जहाँ विकास है, जहाँ हम विकास जहाँ समझ रहे हैं, बिना विनाश के विकास नहीं होता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी हाँ। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं समाज में, और आपने जो ये कहा है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों पहलुओं पर हमें नज़र भी रखनी ज़रूरी है। झूठ और सच, ये दोनों ही जीवन में मौजूद हैं, और हमेशा हम कहते हैं कि सच जो है वो स्थापित होना चाहिए, वो सम्मानित होना चाहिए, और वो अजेय है। अजेय। लेकिन फिर भी झूठ की मौजूदगी है, तो झूठ और सच का जीवन से रिश्ता क्या है? देखिए, बड़ा गूढ़ सवाल है, और मेरे ख्याल सदियों से ऋषि मुनि इस सवाल का जवाब ढूंढते गए, पहाड़ों पे जाके बैठ के तपस्याएं की। एक छोटी सी कविता है, मैंने भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। झूठ सच, झूठ सच क्या है आखिर, झूठ सच क्या है आखिर, एक सिक्के के दो पहलू। जी। जहाँ सच है वहाँ झूठ नहीं होता, जहाँ सच है वहाँ झूठ नहीं होता, पर जहाँ झूठ साबित है सच वहाँ भी तो होता है। बिल्कुल। जहाँ झूठ साबित है सच वहाँ भी तो होता है। वहाँ भी होता है। जी। क्यों मेरा सच तुम्हारा सच नहीं होता, क्यों मेरा सच तुम्हारा सच नहीं होता है, क्यों तेरा झूठ कभी कभी मेरे लिए सच से भी बड़ा सच होता है। क्या बात है। जी। क्यों तेरा झूठ कभी कभी मेरे लिए सच से भी बड़ा सच होता है। क्यों नरों व कुंजरों का शाश्वत भ्रम, क्यों नरों व कुंजरों का शाश्वत भ्रम आज भी जिंदा है। महाभारत काल से। महाभारत काल से। जी। माना कि सत्य में वो जयते सर्वकालीन सत्य है,
माना कि सत्य में जयते सर्वकालीन सत्य है, पर झूठ भी तो सदा जिंदा है। क्या बात पर झूठ भी तो सदा जिंदा है। जी। माना कि झूठ के पाँव नहीं होते, माना कि झूठ के पाँव नहीं होते, और मैराथन दौड़ हमेशा सत्य जीतता है, पर फिर भी हर मंजिल पर झूठ सच से पहले खड़ा मिलता है। ये भी सच है। ये भी सच है। जी। फिर भी झूठ हर मंजिल पर सच से पहले खड़ा मिलता है, क्योंकि सच और झूठ एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि सच और झूठ एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि सिक्के के एक पहलू के ठीक पीछे ही तो आखिर सिक्के का दूसरा पहलू छिपा होता है। क्या बात है। बहुत ही सुंदर कविता और शब्दों का बड़ा अच्छा खेल खेला है आपने इसमें, और उसके साथ ही एक बहुत बड़ी शिक्षा दे दी है कि सच जो है वो अजेय तो है ही, लेकिन झूठ भी कभी कभी किसी का झूठ जो है हमारे सच से भी बड़ा सच हो जाता है। तो ये रिश्तों की बात है, जीवन की बात है, परिस्थितियों की बात है। इसमें ऐसा ही साहित्य रचा जा रहा है आज हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या लगता है आपको कि बस्तर के आदिवासी समाज की जो चाह है, जो मांग है, या जो उनकी कहना चाहिए अभिलाषाएं हैं, उनकी कुंठाएं हैं, संघर्ष है उनका, वो कितना मुखरित होना चाहिए मुख्य धारा के साहित्य में? कैसी गूंज उसकी होनी चाहिए? देखिए, मैं मानता रहा हूँ कि बस्तर बोलता नहीं था। जी। हमारे आदिवासी बहुत शर्मीले होते, और जितने शर्मीले उससे ज़्यादा संतोषी जीव थे। संतोषी जी। उतने से ज़्यादा संतोषी जीव। संतोषम परम सुखम को भले इस मंत्र को 1000 बार दोहराने वाले अपने जीवन में आत्मसात न कर पाए हों, लेकिन अगर आपको इसको मूर्त रूप में देखना है तो जनजाति समाज में हमारे आदिवासी भाइयों के पास चले जाइए। जी। संतोषम परम सुखम को उन्होंने जिया है, वो जीते हैं। बट फिर भी मेरा मानना है कि बदलते युग के साथ जो छलनाएं हुई इनके साथ, जो वंचनाएं इनको मिली, जो विडंबनाएं इन्होंने झेली, तो निश्चित रूप से इनकी आवाज़ मुखरित हुई है। और साहित्य में भी बहुत सारे साहित्यकार बस्तर के हुए हैं जिन्होंने इन पे काफ़ी कलम चलाई है और इनकी पीड़ाओं को फर दिया है, उन विसंगतियों को उकेरा है। जी। एक काव्य संग्रह था आपका, बस्तर बोल रहा है, और फिर बस्तर बोलता भी है आया वर्ष 2020 में। तो मैं बस्तर बोल रहा हूँ के बाद बस्तर बोलता भी है, क्या यहाँ तक की यात्रा क्या है, किस उद्देश्य? देखिए, जब मैं बस्तर बोल रहा हूँ लिखा जी, उस समय हमारे यहाँ नक्सलवाद चरम पे था जी, और कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि कोई दो पार्टों के बीच जनता थी, तो कोई कुछ बोलता नहीं था। तो मुझे लगा कि जो सच है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, मैंने नक्सलवाद को पैदा होते, परवान चढ़ते, इससे किशोर होते, और आज जो वर्तमान हालात हैं पूरे पड़ाव इसके देखे, तो मुझे लगा लिखना चाहिए इस पर। और जिम्मेदारी भी है साहित्यकार की। और मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने जिम्मेदारी पूर्वक लिखा, मैं बस्तर बोल रहा हूँ। पहली कविता थी। और जब मैंने मेरा कविता संग्रह आया जी, और 2 बार छपे, फिर अंग्रेजी में अनुवादित हुआ, यस इट इज़ बस्तर स्पीकिंग, आदिवासी में इसका अनुवाद हुआ, मैं आदिवासी बोलते, तो और कई रचनाकारों ने भी लिखना चालू किया इसी के तर्ज पे, जैसे कि हाँ मैं खामोश बस्तर हूँ लेकिन अब बोल रहा हूँ, इस तरह की कई रचनाएं आई। तब मैंने उसको दोबारा लिखा, बस्तर बोलता भी है, क्योंकि पहले एक वचन में था, अब बहुवचन इसमें जो भी आपने लगाया है जी, तो ये भी बड़ा असरदार है। हाँ जी, तो यही हिंदी भाषा की यही तो ताकत है। एक शब्द पूरे अर्थ को 10 गुना बढ़ा देती है, या अर्थ का अनर्थ भी कर देती है। जी जी। तो अब आज हालात ये है, बस्तर बोलता है। पहले मैं बस्तर बोल रहा था, बस्तर बोलता भी है, और आज बस्तर मुखर है। आज मुखर है। जी हाँ। और कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका इसमें साहित्यकारों की भी है। बेशक है जी, बेशक है। देखिए, संघर्ष हमने देखा है कि आपकी कविताओं में बस्तर के जनजातीय समूह का संघर्ष बहुत है, और कहीं ना कहीं उत्सव की जो उत्सव धर्मी लोग हैं यहाँ के बस्तर के लोग, तो उत्सव की जो आशा है, जो उम्मीद है, वो भी नज़र आती है। तो ये संघर्ष, ये उत्सव की उम्मीद जो है, ये आपकी कविताओं में मुखरित हुई है, आपके साहित्य में मुखरित है ये। तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी? देखिए, मैंने बताया कि साहित्यकार की जो मेकिंग होती है ना, जो बनावट होती है, या बुनावट कहिए आप, जी हाँ, तो उसमें उसके परिवेश का बड़ा योगदान होता है।
और चूँकि मैं बस्तर में ही पला बढ़ा, आगे बढ़ा, और बस्तर अद्भुत है। जी हाँ। हमारे यहाँ सेम का भी एक त्यौहार होता है, जाटा पंडू बोलते हैं दक्षिण में। इमली खाते हैं, इमली का भी एक त्यौहार होता है, आम का मरका पंडू। जी हाँ। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी, इससे ज़्यादा उत्सव धर्मी समुदाय मैंने देखा ही नहीं। जी। तो मैंने निश्चित रूप से पाया कि बस्तर जो है उत्सव धर्मी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो सामाजिक सरोकार है, जो पर्यावरण के प्रति हमारे सरोकार हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, देश के प्रति जिम्मेदार है, मानवता के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसे निभाने में भी बस्तरिया कभी पीछे नहीं रहता। और बस्तर के साहित्यकार, आप समय समय बड़ी लिस्ट है, आप देख लें, क्योंकि मैं नाम लेने में बच रहा हूँ कि एक का नाम लूँ और दूसरे का छूट जाए तो बाद में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी जी। देखिए, समाज का जो असली चेहरा है, लगता है कि आज कहीं वो छुपा छुपा सा है, एक ऐसे आवरण में वो ढका हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे इस आवरण को कौन उठाए, ये प्रश्न सामने आता है। तो यहाँ पर भी एक बार फिर जिम्मेदारी जो है वो साहित्यकारों पर आती है। तो कैसा है चेहरा बस्तर का और कैसे आवरण में वो छुपा हुआ है, तो उस असली बस्तर के चेहरे से, उसकी असली खूबी से मिलवाने का आपने क्या प्रयास किया है और आपको कैसा नजर आता है बस्तर का चेहरा? देखिए, आज का जो मनुष्य का जीवन है ना, बहुत सारे दबाव हैं उस पर। जी। रोजी रोटी का दबाव है, सामाजिक दबाव है, बाजारवाद का दबाव है। जी। एक व्यक्ति को बहुत सारे भूमिका निभानी पड़ती है। सुबह उठते हैं, आप पति होते हैं, फिर बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, छोड़ते हैं, पिता होते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, शाम को आते हैं तो बाजार जाते हैं, तो खरीदार होते हैं आप। मतलब एक ही दिन में कितनी भूमिकाएं निभानी पड़ती है कि आप कोई पॉलिसी बेच रहे हैं तो आप सेल्समैन होते हैं। तो इससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा हुई। हम वास्तव में क्या है, वही भूल जाते हैं, इतनी सारी भूमिका निभाते हैं। उसी पे एक कविता है जी। मैं अपने खुद के चेहरों से परेशान हूँ, मैं खुद के चेहरों से परेशान हूँ, कितने मुखौटे चिपके हैं मेरे चेहरे पर। क्या बात है जी। मैं खुद अपने चेहरों से परेशान हूँ, कितने मुखौटे चिपके हैं मेरे चेहरे पर, सुविधा अनुसार जिन्हें मैं बदलते रहता हूँ। बहुत सुंदर। पर कभी कभी दिक्कत होती है जब मैं अपना असली चेहरा ढूंढने लगता हूँ, मुखौटे नोच फेंकने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी दिक्कत होती है जब मैं अपना असली चेहरा ढूंढने लगता हूँ, मुखौटे नोच फेंकने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है अब मेरा चेहरा अजनबी हो गया है। क्या बात है। इसीलिए मैं नहीं रह गया हूँ। अब आईना और अक्स दोनों बेनामी हो गए हैं। खुद को पहचानने में तब और भी दिक्कत होती है। गौर करना जी। खुद को पहचानने में तब और भी दिक्कत होती है जब हम शक्ल मुखौटे दूसरों के चेहरे पर देखता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी। उन्हें भी मुझे देखकर शायद ताज्जुब या फिर दिक्कत होती होगी। ताज्जुब या दिक्कत। हाँ, हम शक्ल जी जब चेहरे हैं तो उन्हें भी शायद मुझे देखकर ताज्जुब या दिक्कत होती होगी। मुखौटे मेरे लिए अवांछित हो जाते हैं तब। गौर करिएगा जी। पर मुखौटे मेरे लिए अवांछित हो जाते हैं तब जब तुम्हें भी मुझे पहचानने में कठिनाई होती है। क्या बात है। जब तुम्हें भी, यहाँ भी का बड़ा मतलब है। जी जी। एक खास शख्स के लिए लिखता है जो आपके सबसे करीब हो, जब वो भी आपको नहीं पहचान पाता। एक छटपटाहट इसमें। दरअसल, अंतिम लाइनें हैं जी। दरअसल फिजा में मुखौटे उड़ते फिरते हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, न लगाने की जहमत, मुखौटे खुद ब खुद आकर चेहरे पर चिपक जाते हैं। क्या बात है जी। व्यवस्था है आज की परिस्थिति है जी। ये परिस्थिति है आज जी। बहुत ही सटीक आपकी कविता, और इसका एक एक शब्द जो है वो आज के जो परिवेश है उसकी व्याख्या कर रहा है, उसको परिभाषित कर रहा है। राजा राम जी, यहाँ जानना चाहेंगे कि क्या बस्तर को लेकर के ये छटपटाहट है, यहाँ के आदिवासी समुदाय के हितों को लेकर ये छटपटाहट है, या फिर पूरे परिवेश को लेकर, चाहे वो देश की बात करें हम या दुनिया की बात करें हम, ये छटपटाहट क्यों है? देखिए, ऐसा है कि बस्तर को बचाना, मेरा मानना है, प्रकृति के पहरुओं को बचाना है।
जी। बस्तर पूरे देश का एक आइडेंटिकल प्लेस मैं मानता हूँ, जहाँ हमारे 5000 साल पुरानी सभ्यता आज भी सांस लेती है, जी। और ये हमारी धरोहर है। और इस छटपटाहट, मेरी कविता के बारे में एक और कविता है कि 2 लाइन यही है जी। कि मैं बस्तर पे इसलिए लिखता हूँ कि मेरी कलम में स्याही नहीं, बस्तर दौड़ता है, मेरी रगों में खून नहीं, बस्तर दौड़ता है। क्या बात है। तो बस्तर को लेके छटपटाहट इसीलिए है। जी। क्या होता है कि जहाँ की हवा, जल, अन्न से हमारा शरीर बनता है, उसके प्रति हमारी देयताएं होती हैं। जी। हमने सब कुछ तो बस्तर से लिया है, तो बस्तर को, परिवेश को, प्रकृति को लौटाना भी तो है। यही कहना चाहते हैं सबसे कि प्रकृति कुछ मांगती नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गैर जिम्मेदार हो जाएं। और राजाराम जी, आपने, चाहे हम कृषि की बात करें, साहित्य की बात करें, आपने हमेशा प्रकृति को बहुत लौटाया है। और यहाँ के जो साहित्यकार हैं उनके प्रति भी आपने अपनी भावनाओं के ज़रिए, अपनी रचनाओं के ज़रिए बहुत कुछ अर्पित किया है। तो ऐसी ही एक कविता बड़ी आपकी प्रसिद्ध है, जो बस्तर के साहित्य के जो स्तंभ हैं प्रमुख, लाला जगदलपुरी जी, उनको समर्पित है। चलते चलते चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप वो सुना दें। जरूर जी। ये लाला जगदलपुरी जी का जिस समय देहांत हुआ, जी। उसी दिन, उसी रात कविता लिखी थी मैंने। और लाला जी को हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने उन्हें सड़कों पे, जी। बस जगदलपुर की सड़कों पे चलते और कविता गढ़ते देखा है। जी हाँ। हम बड़े भाग्यवान हैं, वो भाग्यवान पीढ़ी है हम लोग। जी। मैं उनसे कई बार मिला भी हूँ। ऊंचा कद जी, उनका। अद्भुत अद्भुत। वैसी उनकी छाता हाथ वाणी, में। जी। वैसी उनकी वाणी। जब हम कॉलेज पढ़ रहे थे तो उनका कविता संग्रह आया था, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश। मिमियाती जिंदगी दहाड़ता परिवेश। जी। तो हम लोग निश्चित रूप से उनसे बहुत प्रभावित थे, और मैं बहुत चंद लाइनों में बस उनके बारे में लिखा था, जी। क्योंकि भावना में बह के लिखा था उस समय। बस्तर के सप्त सुर थे तुम, 7 सुर थे तुम। जी, सप्त सुर। बस्तर के सप्त सुर थे तुम, या बस्तर धड़कता था तुम में। संस्कार लिए बस्तर से तुमने, पर भतरी हल्बी को संस्कार दिया। क्या बात है। संस्कार लिए बस्तर से तुमने, भतरी हल्बी को संस्कार दिया। बस्तर से ही लिया बस्तर को सम्मान दिया। बस्तर से ही दिया बस्तर को सम्मान दिया। बस्तर में बसते थे तुम, बस्तर में बसते थे तुम, या बस्तर बसता था तुम में। जी। बस्तर की धड़कन थे तुम, या बस्तर धड़कता था तुम में। बस्तर की धड़कन थे तुम, या बस्तर धड़कता था तुम में। ऋषियों का जीवन पाया, 9 पीढ़ी को संस्कार दिया। सबको हर पल दिया स्वाभिमान से जिया। बस्तर की खातिर सांसें ली, बस्तर को अगणित उपहार दिया। हे बस्तर के कुशल चितेरे, अनुगामी तेरे बहुतेरे। क्या बात। हे बस्तर के कुशल चितेरे, अनुगामी तेरे बहुतेरे। बस्तर से तुम उपजे थे, विलीन हुए बस्तर में ही तुम। जाते जाते ये बतला दो, जाते जाते ये बतला दो कि बस्तर की धड़कन थे तुम, या बस्तर धड़कता था तुम में। क्या बात है। बहुत सुंदर ये कविता, और कहना चाहिए कि ये शब्द रूपी जो श्रद्धांजलि आपने अर्पित की है, निश्चित रूप से उनका भी आपने सम्मान किया है, लाला जगदलपुरी जी का भी, पूरे बस्तर का आपने सम्मान किया है। और इस मोड़ पर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आपसे ये कह सकते हैं कि बस्तर तो आपके हृदय में भी धड़कता है, और आप पहचान है आज बस्तर की, आपका साहित्य पहचान है बस्तर की। तो कह सकते हैं कि इस मुलाकात का, और इस मुलाकात के ज़रिए हमारे दर्शकों को बस्तर के संदर्भ में एक नई दृष्टि, एक नया दृष्टिकोण देने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए, हम सबसे रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।